और बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर। और बच्चे आएंगे नहीं आएंगे? टाइम तो हो गया, 3 बजे का टाइम था। इधर टाइम तो। सर एक बार आप मैसेज डाल दो ग्रुप में, सब ज्वाइन कर लेंगे। चलो, अब जितने आएंगे आते रहेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन पहले पढ़ा है? यस सर। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन? कैसे पता लगाएंगे कि किसी चीज का रिएक्शन जो हुआ है वो केमिकल रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन होता है जब हमें किसी केमिकल स्टेट का केमिकल स्टेट में चेंज जब आ जाए, तो हमें पता चल जाए कि वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, किसी का टेम्परेचर चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, या फिर किसी का गैस बन जाए, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाए। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाए, या फिर किसी के जो टेम्परेचर है उसमें चेंज आ जाए, टेम्परेचर हो गया, कलर चेंज हो जाए। ओके सर। उससे हमें पता चल जाए सर एक हाँ। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है। कौन बोल रहा है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ केम आनंद सर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है सर हाँ ये। हाँ हाँ। सर अभी स्टार्ट हो रहा है क्लास। अभी स्टार्ट करा। सर एक बार दोबारा बता दो, आपने क्या बताया है? मैंने अभी बस इतना बताया है कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो हमें पता कैसे चलता है कि किसी के साथ केमिकल रिएक्शन हुआ है। बस यही बताया है कि जब उसकी केमिकल स्टेट चेंज हो जाए, या फिर टेम्परेचर में चेंज आ जाए, या फिर गैस निकल जाए, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाए, या फिर कलर चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एक मैग्नीशियम की हमारे पास एक रिबन है। मैग्नीशियम जो रिबन होता है ना, वह बहुत पतला सा, मतलब पतला तो नहीं होता, सॉलिड रहता है,
और बहुत शाइनी रहता है, बहुत ज्यादा शाइनी रहता है। ठीक है, तो जब हम उसे बर्न करेंगे तो पहले तो वो कैसा, एक तो बहुत फ्लेमेबल, बहुत चमक, स्पार्कल निकालेगा, बहुत ज्यादा चमकेगा वो बर्न करते हुए। ठीक है, और चमक तब क्या निकालेगा, वो CO2 इवॉल्व करेगा। और जो मैग्नीशियम जो रिबन है वो कैसा बन जाएगा, ऐश फॉर्म बन जाएगा, ऐश में बन जाएगा। ऐश मतलब राख बन जाएगा। और राख कैसी होगी, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की रहेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की रहेगी। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा है। ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्ट करा है, इसलिए वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। तो हमने इसमें क्या देखा कि पहले तो उसमें कलर, पहले तो जो कलर था मैग्नीशियम का वो कैसे बन गया, ब्लैक बन गया कुछ। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ सिल्वर, सिल्वर कलर बन गया, इसका कलर चेंज हुआ। फिर इसका टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, ये बर्न कैसे करेगा, बिल्कुल टेम्परेचर गर्म हो जाएगा और फिर इसके अंदर गैस भी निकलेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश बना देगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमारे जिंक के ग्रैन्युल्स हैं। जिंक ग्रैन्युल्स क्या होते हैं, तो जिंक के छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, उसे हम ग्रैन्युल्स कहते हैं, जिंक ग्रैन्युल्स। जब हम जिंक ग्रैन्युल्स को हम डालेंगे डाई सल्फ्यूरिक एसिड में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, एक हमने बीकर लिया, एक हमने बीकर लिया, उसके अंदर हमने क्या डाला, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब डाई सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमने जिंक के ग्रैन्युल्स डाल दिए। तो जब रिएक्ट करेंगे, हमने इसे बंद कर दिया, रिएक्ट करके एक पाइप लगा दिया, तो पाइप जब निकलेगा इसमें से निकलेगी H2O। तो हमारे पास क्या आया कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो रिएक्शन है वो कैसी हुई, केमिकल रिएक्शन हुई। और साथ ही साथ क्या होगा, इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट भी इवॉल्व होगी, हीट निकलेगी। हीट का निकलने का मतलब क्या है, डायरेक्टली राइज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो चेंज हुआ ना, इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, जैसे सर जो मैग्नीशियम वाला था उसके अंदर क्या, कौन सा चेंज होगा? स्टेट तो चेंज नहीं होगी, कलर चेंज। स्टेट चेंज हुई है बेटा, पहले वो सॉलिड था, ठीक है, अब वो सेमी सॉलिड हो गया है। मैग्नीशियम जो था पहले वो रिबन की फॉर्म में था, बहुत सॉफ्ट, बहुत हार्ड था। जब उसे हमने बर्न करा वो सेमी सॉलिड हो गया, राख बन गया। राख कैसी होती है, सेमी सॉलिड होती है। और उसके उसके बाद जो हमारी जो गैस निकली है उससे मैग्नीशियम ने अपना कलर भी चेंज करा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। और चेंज हुआ सब चीज। सर वाइट पाउडर होता है। हाँ, वाइट, राख कैसी दिखती है बेटा, व्हाइट पाउडर, सिल्वर, सिल्वर पाउडर दिखेगा, थोड़ा सिल्वर, ग्रेइश। सिल्वर। हाँ, सिल्वर ग्रे की बात है, ग्रे कलर का दिखेगा। ठीक है, केमिकल केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है, केमिकल इक्वेशन भी लिखनी आनी चाहिए, इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमारे पास, मेरे पास एक इक्वेशन है जिसके अंदर हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो अब ये जो हो गई मेरी केमिकल इक्वेशन हो गई। ये जो इधर एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, LHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। और जो एरो के जो राइट साइड पे होता है वो होता है प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसे लिखने का तरीका यही है, लेफ्ट से हम राइट की तरफ जाएंगे, अगर राइट से हम लेफ्ट की तरफ जाता है और एरो को मैं उल्टा बना देता हूं तो प्रोडक्ट ये सारे हो जाएंगे, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन प्रोडक्ट हो जाएगा, और मैग्नीशियम के ऑक्साइड क्या हो जाएगा हमारा, रिएक्टेंट। और जब हमने इसे रिएक्ट करा
जब हमने मैग्नीशियम लिखा, मैग्नीशियम क्लोराइड, दोबारा बताता हूँ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करा तो मैग्नीशियम में क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये वाली साइड हो गई हमारी प्रोडक्ट साइड और ये वाली साइड हो गई हमारी रिएक्टेंट साइड। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, हमारे पास मैग्नीशियम का क्या होना पता होना चाहिए, सिंबल। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है और हमारे जो प्रोडक्ट बना वो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहली चीज ये कि केमिकल इक्वेशन को जब भी लिखते हैं हम तो उसका हमारे पास क्या होना चाहिए, सिंबल्स होने चाहिए। फॉर्मूले में लिखेंगे हम, कभी भी वर्ड्स में नहीं लिखेंगे। वर्ड्स में जब तक हमें बोला ना जाए तब तक वर्ड्स में लिखना नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग या फिर बैलेंस द इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हमें जब भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं हमें उसे हमेशा बैलेंस करना चाहिए। ओके, तो बैलेंस कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है जिंक प्लस H4 H2SO4 H2SO4 और क्या बनाएगा वो, जिंक SO4 प्लस H2। क्या मतलब है इस इक्वेशन का कि जब मैंने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया, ये जिंक है, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया तो मेरे पास क्या बना, जिंक सल्फेट बना, जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट के साथ साथ क्या बना कि उसके अंदर हाइड्रोजन भी रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन भी रिलीज हो रही है जिंक सल्फेट के अंदर। ठीक है, अब इसकी हमें बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं हम एटम्स की। ठीक है, एक होती है हमारे पास रिएक्टेंट साइड और एक होती है हमारे पास प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो हम पहले एलिमेंट लेंगे जो कि हमारा जिंक है। जिंक एलिमेंट के अंदर हम देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड के अंदर कितने एलिमेंट कितने एटम्स है। जिंक के कितने एटम्स है, अभी एक एटम्स है। और रिएक्टेंट साइड पे जिंक के कितने एटम्स है इसे देखेंगे तो हमारे पास ये भी एक एटम है। और दूसरा हमारा कौन सा है, अगला जो एटम है वो एलिमेंट है वो हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है यहाँ पे, दो एटम्स है। और प्रोडक्ट की साइड पे कितने एटम्स है हाइड्रोजन के, दो एटम्स। ठीक है, और तीसरा है हमारा सल्फर। सल्फर के कितने एटम्स है हमारे रिएक्टेंट साइड पे, एक एटम है। और यहाँ पे कितने एटम्स है हमारे पास सल्फर के, एक है, प्रोडक्ट में भी एक ही है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के हमारे दो एलिमेंट थे यहाँ पे, रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे भी दो एलिमेंट थे। तो अब हमें देखना है कि रिएक्टेंट और सर प्रोडक्ट 4 साइड नहीं थे, क्या 4 थे। फोर ही भी लिखा है बेटा, अच्छा हाँ 4 है, सॉरी 4 है। ठीक है, ऑक्सीजन के हमारे रिएक्टेंट साइड पे भी 4 है और प्रोडक्ट साइड पे भी 4 है। ठीक है, अब हमें देखना है कि किसने एटम जो है वो हमारे इंक्रीज या फिर डिक्रीज तो नहीं हो रहे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तो जिंक के कितने रिएक्ट भी वन से हो रहा है, प्रोडक्ट भी बने, तो ये तो बैलेंस है जिंक। ठीक है, हाइड्रोजन के भी कितने, दो एटम्स है और यहाँ पर भी दो एटम्स है, ये भी बैलेंस है। और हमारे जो सल्फर है उसके एक एटम्स के रिएक्टेंट पे और एक एटम से प्रोडक्ट में, ये भी बैलेंस है। और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो हमारी ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अब मान लो कोई ऐसी इक्वेशन आ गई जो बैलेंस नहीं है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, Fe plus H2O gives Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ हमें देखना, सबसे पहले हमारे जो एलिमेंट है उनके साथ हमें क्या देखना है कि कितने प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं। तो पहले जो एलिमेंट है वो है हमारा Fe के रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, एक एटम है। और यहाँ पे कितने हैं प्रोडक्ट साइड पे, 3 एटम है। और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 एटम रिएक्टेंट में, 2 एटम प्रोडक्ट में।
ऑक्सीजन के एक एटम रिएक्टेंट में और 4 एटम प्रोडक्ट में। ठीक है, जब हमने ये देख लिया तो अगला स्टेप क्या रहेगा, हमें ये देखना है कि कौन सा इंक्रीज हो रहा है कौन सा डिक्रीज हो रहा है। Fe जो हमारा आयरन है उसके कितने एटम बढ़ गए, 3 बढ़ गए। ठीक है, और हमारे ऑक्सीजन के कितने बढ़ गए, 4 बढ़ गए। तो हमारी जो इनिशियल बैलेंसिंग है, हमारी जो एक थे, हाइड्रोजन के तो एक ही रहने दो। ठीक है, Fe के कितने हैं, 3 है यहाँ पे, तो हम Fe को किससे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 Fe के हो गए 3। ठीक है, और हाइड्रोजन के, अभी ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे, 4, और यहाँ पे हाइड्रो और ऑक्सीजन का एक है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक को नहीं करेंगे, पूरी को करेंगे। ऑक्सीजन को हम नहीं कर सकते। ऑक्सीजन किसके साथ प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है हाइड्रोजन के साथ, तो हमें ऑक्सीजन को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हाइड्रोजन की भी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी 4 से। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4, Fe के 3, दोनों में बराबर है। पर हमारे साथ क्या दिक्कत हुई कि हाइड्रोजन के भी इंक्रीज हो गए एटम। जैसे यहाँ हमने 4 इंक्रीज करा, तो हाइड्रोजन के यहाँ ऑलरेडी 2 थे, 2 की मल्टीप्लिकेशन 4 से, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8, और यहाँ कितने हैं, 2 ओनली। ठीक है, तो हमें इसकी भी मल्टीप्लिकेशन 4 से करनी पड़ेगी। ठीक है, आया समझ में? यस सर। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन हो गई वो हो गई हमारे पास 3Fe + 4। सर आपका साउंड बहुत ही कम आ रहा है सर। क्या सर साउंड वीक आ रहा है। साउंड ठीक नहीं आ रहा मेरा? नो सर, स्लो आ रहा है सर। लो आ रहा है, अब ठीक है? अभी भी स्लो है। अभी भी स्लो है, तो बेटा ये लैपटॉप में दिक्कत आ रही है। हेलो, अब ठीक आ रही है? यस सर, अब ठीक है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन हो गई वो हो गई 3Fe 4H2O gives Fe3O4 + 4H2O। ये हमारे पास जो है फाइनल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन हो गई। इसका मतलब क्या है, अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि 3Fe का क्या मतलब है, 4H2O का क्या मतलब है, 4H2 का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम रिएक्शन करेंगे, रियल लाइफ में जब भी रिएक्शन करेंगे, तो उसमें हमें फेरस के कितने एटम लेने पड़ेंगे, कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, फेरस के 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, और वाटर के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 4 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। जिससे हमारे पास जो है फेरस ऑक्साइड का कितना, फेरस ऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल मिलेगा, 1 मॉलिक्यूल मिलेगा, और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, 4 मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, यस सर। सर इसका कलर कैसा होता है? क्या फेरस ऑक्साइड का कलर होता है सर? समझा नहीं, क्या कह रही? सर फेरस ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, कह रहा फेरस ऑक्साइड का कलर, कलर का क्या करना, कलर वैसे फेरस, फेरस होता है ब्लू कलर का। हूँ। ठीक है, और अगर आयरन, जिसे हम आयरन कहते हैं, आयरन कलर का होगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, एक और इक्वेशन है, जैसे हमारे पास कार्बन जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड,
एक और इक्वेशन है, जैसे कि आप समझो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम रिएक्ट करेंगे उसको हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एटीएम का क्या मतलब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखेंगे 340, और इसको क्या बनेगा हमारे पास CH3OH, जो कि हमारे लिक्विड में होगा CH3OH, इसे हम अल्कोहल कहते हैं, मिथेनॉल कहेंगे, मिथेनॉल कहेंगे। अब ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस तो है नहीं, देखो जरा कार्बन के कितने एटम है यहाँ पे, एक, यहाँ पे कितने हैं, एक, ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे, एक, ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे, एक, और हाइड्रोजन के कितने हैं, दो, और यहाँ पे कितने हो गए, तीन, और ये और एक, चार, हाइड्रोजन कितने हो गए, चार। क्या ये बैलेंस है? नो सर। क्या बैलेंस नहीं है इसमें? हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन को हमें इधर की साइड भी क्या करना है, 4 करना है। 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी मल्टीप्लीकेशन, ये हाइड्रोजन 2 है, 2 की मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ कर देंगे, ठीक है। यस सर। ये हो गई। अब देखो ग्लूकोज की क्या इक्वेशन होती है, जो हमारा ग्लूकोज बनता है वो कैसे बनता है, CO2 प्लस H2O के सनलाइट में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमारे पास क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा C6H12O6, ये हमारा क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और क्या बनेगा, ऑक्सीजन, और क्या बनेगी, H2O। अब देखो क्या ये इक्वेशन बराबर है, बैलेंस है? नो सर। सर 6O2 और 6H2O लगेगा, और उधर 6CO2 और 6H2O। देखो जरा कार्बन कितने हैं, कार्बन इधर एक है और इधर की साइड कितने हैं, 6 है, कार्बन तो बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 1 2 3, और यहाँ पे कितने हैं, 6 7 8 9, इधर कितने हैं, 9, ठीक है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 2, इधर कितना है 12, और 2 14, हाइड्रोजन कितने हैं 14, ठीक है। तो जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे इधर हो जाएगा हमारे पास CO2 हो जाएगा 6, कार्बन हो गए इक्वल, ऑक्सीजन कितने हो गए 12 हो गए, इसके मल्टीप्लीकेशन करते ही ऑक्सीजन कितने हो गए 12, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं अभी हमारे पास 6 + 2 8 और 1 1 9, ठीक है। इक्वल तो नहीं है, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6 के साथ, ऑक्सीजन की जब हमने मल्टीप्लीकेशन करी 6 के साथ, तो ऑक्सीजन के इधर प्रोडक्ट साइड में कितना ऑक्सीजन हो गए, 6 + 2 × 6 12, 12 और 6 12 18, 18 और 1 19, 19 हो गए। इधर कितने ऑक्सीजन, 2 + 2 6 12, 12 और 1 13, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने 12, 2 इधर कितने 12 + 2 14, इधर कितने हैं 2 है ओनली, ठीक है। तो इधर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमें हाइड्रोजन पहले 12 के इक्वल करो, तो हाइड्रोजन की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 12 से। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 24 हो गए सर। 24 हो गए हाइड्रोजन, यस सर। ठीक है। 24 हाइड्रोजन होने के बाद अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 12 +
2 14, ठीक है। यस सर। ठीक है, इधर 6 की मल्टीप्लीकेशन करो जरा, कितने हुए? सर 12 हो गए, 12 + 12 24। ठीक है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन की मल्टीप्लीकेशन 6 से कर दी। हाइड्रोजन कितना होगा? यहाँ पे 12 हो गए, यहाँ पे 12 हो गए, ये 12 है, ये टोटल कितना होगा? 24। और यहाँ पे कितना होगा? 24। ठीक है, अब ऑक्सीजन भी तो रिएक्ट कर रहा है इसके 12 के साथ, है ना। ऑक्सीजन कितना होगा? 12 + 2 प्लस इधर 2 × 6 12, 12 और 12 कितने हो गए? 24 ऑक्सीजन भी हो गए। ऑक्सीजन इधर देखो कितने, 6 + 12 + 6, इधर भी ऑक्सीजन 24 हो गए। सारी चीजें बैलेंस हो गई, नहीं हो गई? यस सर। हो गई। तो ये होती है हमारी बैलेंसिंग इक्वेशन। आ गई समझ में बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं? यस सर। ठीक है, अब अगला जो पार्ट है वो हमारा होता है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बहुत टाइप की होती है। जैसे पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या मतलब है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का? देखो, कॉम्बी का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, फ्यूज करना। तो जब दो रिएक्टेंट हो हमारे पास, 2 रिएक्टेंट, और उसका रिएक्ट करने के बाद क्या बने? एक प्रोडक्ट बने, वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है। जैसे हमारा हाइड्रोजन होता है प्लस ऑक्सीजन होता है, मिलके क्या बनाता है? वाटर, हाइड्रोजन साइड बनाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल कॉम्बिनेशन का। जैसे हमारे पास क्विक लाइम है, CO2, इसे हम क्या कहते हैं? क्विक लाइम, जो हमारा चूना होता है। ठीक है, अगर मैं उसको रिएक्ट करूंगा वाटर के साथ, H2O के साथ, लिक्विड फॉर्म में, क्या बनेगा हमारे पास? स्लेट लाइम बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेट लाइम, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और क्या निकलेगी? हीट निकलेगी बहुत सारी। अब देखो, इसमें प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है ना, दो रिएक्टेंट को जोड़ के क्या बन रहा है? एक प्रोडक्ट बन रहा है, जिसे हमने स्लिट लाइम कहा है। ठीक है, तो ये होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास हीट्स भी निकलती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास हीट्स भी निकलती है। होगा वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही जिसके अंदर हमारे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। एग्जांपल के लिए, जब हमारी नेचुरल गैस बर्न करती है, नेचुरल गैस बर्न करेगी, ठीक है, जब हमारी नेचुरल गैस बर्न करेगी तब क्या होएगा कि जैसे हमारे पास मीथेन है, मीथेन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की फॉर्म में, हमारे पास क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। पेट्रोल को जलाते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और पानी निकलता है। यस सर। ठीक है, अब ये है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। पानी तो इसका बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट। ठीक है, बाय प्रोडक्ट क्यों कह रहा है? क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा निकल रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहां तक चल रही है। ठीक है, अब इसे मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहता हूं। एक्सोथर्मिक। इसमें भी हीट निकलेगी सर। बोलो सर इसमें भी हीट निकलेगी कह रहा हूँ। क्या? सर कह रहा हूँ इसमें भी हीट निकलेगी क्या? मैं समझा नहीं, क्या कह रहा हूं? लिख दो एक काम। सर इसमें भी हीट निकलेगी। क्या यूज होगी? हीट? हीट कह रहे हो?
लिख दो, नहीं नहीं बोल, मुझे आवाज नहीं आ रही, लिख दो आप, एक काम करो, टाइप कर दो मैसेज। इसमें क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब इस वाली रिएक्शन से हमारे पास क्या मिलेगी, हीट मिलेगी बहुत सारी, ठीक है, हीट रिलीज करेगी। जब भी हम एक फ्यूल को बर्न करते हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जब भी हम उसे बर्न करेंगे उससे क्या मिलती है, हीट मिलती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट। एक्सोथर्मिक को याद रखने की एक ट्रिक है कि जब भी एक्सो हो, हीट निकलेगी, और एंडो का मतलब होता है हीट लेना। एंडोथर्मिक का मतलब होता है जब जिसके अंदर हीट दी जाए, एक्सो का मतलब होता है जब हीट निकाली जाए, ठीक है। यस सर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और इक्वेशन होती है, जब हमारे ग्लूकोज जो है सेम, जब हमारा ग्लूकोज जो है जब बर्न करेगा, जब ग्लूकोज हमारा बर्न करेगा ऑक्सीजन की फॉर्म में, तो हमें एनर्जी देगा, हीट निकलेगी, उससे क्या बनाएगा हमारा CO2 बनाएगा, H2O। प्लस एनर्जी निकलेगी। एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी, जो हीट निकलती है उसी फॉर्म में हमारी एनर्जी होती है। अब इसे बैलेंस करो, यहाँ पे 6 लग जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ग्लूकोज की बर्निंग या फिर रेस्पिरेशन। जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसमें यही रिएक्शन चलती है। ये सारे हमारे एग्जांपल किसके हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। अब जैसे वेजिटेबल जो होती है हमारी डिकम्पोज करती है, वेजिटेबल, वेजिटेबल या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर कह लो, ऑर्गेनिक मैटर बायोडिग्रेडेबल जो होता है, उस वाले रिएक्शन में जब भी वो डिग्रेड करेगा उसमें हमेशा हमारी हीट निकलेगी। मतलब कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन में क्या होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास रिएक्टेंट तो एक ही है, एक है, पर उससे प्रोडक्ट दो निकल रहे हैं। प्रोडक्ट दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, पर हमारे पास रिएक्टेंट एक ही होना चाहिए, ओके। एग्जांपल में लो फेरस सल्फेट, हमारा फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट जब भी हम उसको हीट में रिएक्ट करेंगे, किस में करेंगे, हीट में जब भी रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। बैलेंसिंग देखो, जितनी भी इक्वेशन लिखोगे आप सारी वो बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर हम ब्रेक करके एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट को ब्रेक करके हम दो प्रोडक्ट बनाते हैं, दो से ज्यादा भी बन सकते हैं हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे हमारा लाइमस्टोन होता है, जब हम उसे हीट देते हैं तो उसमें क्या निकलता है, CaO, मतलब क्विकलाइम मिल जाता है अपने को, और क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड। क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन, एक और पेब नाइट्रेट जो होती है हमारी, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, इसको जब हम हीट करेंगे हमारे पास क्या मिलेगा, PbNO,